जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कावड़ यात्रा को लेकर भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के उस ऐलान पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साथ में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों बहुजन समाज को अभी से सावधान हो जाना चाहिए, और ब्राह्मणों के द्वारा फैलाए गए उस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ब्राह्मणवाद दिमाग पर हमला करता है, शरीर पर नहीं। पूरी बात आपको तब समझ में आएगी जब आप वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। कावड़ यात्रा को लेकर चंद्रशेखर आजाद के बयान पर चर्चा करने से पहले हम आपको इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। कावड़ यात्रा हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। भक्ति और उत्साह के नाम पर शुरू होने वाली यह यात्रा क्या वाकई हमारे समाज के लिए फायदेमंद है? खासकर बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य दबे कुचले समुदायों के लिए इसका क्या मतलब है? यह यात्रा अक्सर झगड़े, शोषण और समय की बर्बादी का कारण बनती है। क्या हमारी नई पीढ़ी को इससे कुछ हासिल होता है? इसके लिए हम कावड़ यात्रा की सच्चाई को समझेंगे और देखेंगे कि बहुजन समाज को इससे क्यों दूर रहना चाहिए। कावड़ यात्रा में हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं और इनमें से ज्यादातर एससी, एसटी, ओबीसी और बहुजन समाज के लोग होते हैं। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि यही लोग, जिन्हें आज भक्ति के नाम पर मंदिरों में बुलाया जाता है, कभी मंदिर के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकते थे। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से पहले बहुजन समाज को जाति के नाम पर हर तरह से शोषण सहना पड़ता था। मंदिर में प्रवेश तो दूर, उनकी छाया भी अपवित्र मानी जाती थी। उस समय कोई भगवान या कोई परंपरा उनके साथ नहीं खड़ी थी। फिर आज वही समाज क्यों उन परंपराओं के पीछे भाग रहा है जिन्होंने उन्हें सदियों तक दबाया? पुराने जमाने में बहुजन समाज को मंदिरों से दूर रखा जाता था। उदाहरण के लिए 1930 के दशक में महाराष्ट्र के मंदिर प्रवेश आंदोलनों में दलितों को मंदिर में घुसने की कोशिश करने पर मारपीट और अपमान सहना पड़ा था। बाबा साहेब ने काले पानी की जेल से लेकर मंदिर प्रवेश सत्याग्रह तक हर कदम पर बहुजनों को इंसाफ और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जहां दलितों को मंदिर में प्रवेश का हक दिलाने की कोशिश की गई। लेकिन उस समय मंदिरों के पुजारी और ऊंची जातियों ने इसका विरोध किया। आज वही बहुजन समाज कावड़ यात्रा में शामिल होकर उसी व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है जिसने उसे सदियों तक दबाया। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने बहुजन समाज को अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहकर शिक्षा, विज्ञान और आत्मसम्मान की राह अपनाने की सलाह दी। कावड़ यात्रा जैसे आयोजनों में समय और पैसे की बर्बादी होती है, जो बहुजन समाज के लिए सबसे कीमती है। एक गरीब परिवार का युवा जो कावड़ लेकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है, वह उस समय का उपयोग पढ़ाई, नौकरी की तैयारी या अपने परिवार की बेहतरी के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए 2019 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक दलित युवक कावड़ यात्रा में शामिल हुआ, लेकिन रास्ते में हुए झगड़े में उसकी जान चली गई। क्या यह उसकी भक्ति का फल था? बहुजन समाज के लोग मेहनतकश हैं। उनके खून पसीने की कमाई को ऐसी परंपराओं में बर्बाद करना कहां का न्याय है? बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि असली पूजा आत्मसम्मान और मेहनत में है, ना कि ऐसी रस्मों में जो समाज को बांटती हैं। जब एक बहुजन परिवार का बच्चा कावड़ लेकर चलता है तो वह अनजाने में उसी व्यवस्था को मजबूत करता है जिसने उसके पुरखों को गुलाम बनाया। हमें अपनी नई पीढ़ी को यह गलत संदेश नहीं देना चाहिए कि भक्ति के नाम पर समय और मेहनत बर्बाद करना ठीक है। कावड़ यात्रा में शामिल होने के बजाय बहुजन समाज को बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाना चाहिए। शिक्षा ही वह हथियार है जो हमें हर तरह के शोषण से बचा सकता है। अगर एक युवा कावड़ यात्रा के लिए 10 दिन खर्च करता है तो वह उन 10 दिनों में कोई नई स्किल सीख सकता है, जैसे कंप्यूटर कोर्स या छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने की तैयारी। बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि असली मंदिर वो है जहां ज्ञान, समानता और इंसानियत की पूजा होती है। कावड़ यात्रा जैसे आयोजन हमें अंधविश्वास और पुरानी रूढ़ियों में फंसाते हैं, जो हमारी प्रगति के रास्ते में बाधा बनते हैं। आज जरूरत है कि बहुजन समाज अपने बच्चों को स्कूल भेजें,
उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाएं। कांवड़ उठाने से ना तो भगवान खुश होंगे, ना ही समाज की बुराइयां खत्म होंगी। असली बदलाव तब आएगा जब हम बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर अपने समाज को मजबूत करेंगे। कांवड़ यात्रा को भक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हकीकत में यह समाज के लिए कई तरह की हानियां लेकर आती है। इस यात्रा में हर साल झगड़े, दंगे, शोषण और समय की बर्बादी की खबरें सामने आती हैं। खासकर बहुजन समाज, जो इस यात्रा में सबसे ज्यादा शामिल होता है, उन लोगों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। आइए इसकी सच्चाई को समझते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर सड़कों पर जाम, शोर शराबा और हिंसा की घटनाएं होती हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए। ऐसी घटनाएं समाज में तनाव बढ़ाती हैं। बहुजन समाज के युवा, जो मेहनत और लगन से अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहते हैं, इन झगड़ों में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। क्या भक्ति के नाम पर हिंसा और नफरत फैलाना सही है? कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर युवा स्कूल कॉलेज जाने की उम्र के होते हैं। इस यात्रा के लिए हफ्तों की छुट्टी लेने से उनकी पढ़ाई छूट जाती है। उदाहरण के लिए 2023 में उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में दर्जनों छात्र कांवड़ यात्रा के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। बहुजन समाज के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन ऐसी परंपराओं में उलझकर बच्चे अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। कांवड़ यात्रा में भीड़ और अव्यवस्था के कारण महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। कई बार छेड़छाड़ और शोषण की घटनाएं सामने आती हैं। कांवड़ यात्रा से समाज को कोई ठोस लाभ नहीं मिलता। ना तो ये आर्थिक रूप से मदद करती है, ना ही सामाजिक एकता बढ़ाती है। इसके उलट ये यात्रा समाज में बंटवारा, हिंसा और अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। बहुजन समाज के लोग, जो मेहनत करके अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, इस यात्रा में समय और पैसे बर्बाद करते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेते देखते हैं, तो वे भी इसे सही मानने लगते हैं। इससे नई पीढ़ी में अंधविश्वास और रूढ़ियों की जड़ें और गहरी हो जाती हैं। इसके बजाय अगर हम बच्चों को शिक्षा, विज्ञान और मेहनत का महत्व सिखाएं, तो वे अपने समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी परंपराएं बहुजन समाज को सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि असली भक्ति, मेहनत, शिक्षा और इंसानियत में है। डॉक्टर बाबा साहेब का रास्ता हमें आत्मसम्मान और प्रगति की ओर ले जाता है। दोस्तों, हम ऐसी कुप्रथाओं से दूर रहें और अपने समाज को मजबूत बनाएं। अब साथियों, हम बात करेंगे कि ब्राह्मणवाद दिमाग पर हमला करता है, शरीर पर नहीं। ये शरीर बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष नर्मदा के संदर्श गग उपरांत उत्पन्न हुआ है। किसी ईश्वर ने इसे नहीं रचा है। केवल काम, वासना, वीर्यरज ही इसकी उत्पत्ति का कारण है। ईश्वरवाद असत्य है। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश भी होता है। इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है। जो भी यहाँ करता धरता है, मानव ही है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की अग्नि से उठने वाला धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इससे वायुमंडल प्रदूषित होता है। यह प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरनाक है। लकड़ी, टायर, घी, मेवा, अनाज, कुछ भी जलाने से धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे हवन या यज्ञ मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इसीलिए सरकार ने ऑटो वाहनों पर प्रदूषण मुक्ति का नियम बनाया है। पिछड़े वर्ग का पूरा समाज ब्राह्मणवाद के रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि उसका स्वाभिमान अभी तक जागृत नहीं हो पाया। पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ते नहीं हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे भी नहीं। इसीलिए मानते चले आ रहे हैं, हिंदू होने के लिए मूर्ख बनना जरूरी है, विद्वान बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। हिंदुस्तानियों के लिए कानून बनाया मनुस्मृति ने और भारतीयों के लिए कानून बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने। पिछड़े दलितों के महापुरुष मार्गदाता थे। आर्य ब्राह्मण मुक्तिदाता है। भारत में देवताओं की कृपा से यदि बच्चे पैदा होते तो मर्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमें जो भी संवैधानिक अधिकार मिला है वो हिंदू होने से नहीं, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी होने से मिला है। जो समाज इतिहास से सीख नहीं लेता, वो समस्याओं से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इतिहास दिशा निर्देशक होता है। नई खोज की वहीं से शुरुआत होती है।
व्यक्ति के विकास में सोच की अहम भूमिका होती है। जैसा व्यक्ति की सोच होती है वैसा ही वो कार्य करता है। व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए हाथी भी गन्ने को खाता है और मनुष्य भी, लेकिन गन्ना समाप्त हो जाने पर हाथी गन्ने का उत्पादन नहीं कर पाता। लेकिन शिक्षित मनुष्य प्रयास करके गन्ने का उत्पादन के साथ साथ उसकी मिठास को भी निकालने और सुरक्षित रखने में कामयाबी पाता है। जानवर का 1 माह का बच्चा भी उफनाती नदी में तैर कर पार हो जाता है, उसे कहीं सीखने नहीं जाना पड़ता। लेकिन 18 साल का युवक भी बिना तैरना सीखे डूबकर मर सकता है। शरीर को संचालित करता है। पिछड़े समाज को धर्म ने ही मानसिक रूप से विकलांग बना रखा है। जहां सुई से सिलाई हो सकती है वहां सूजा के सिलाई से काम बिगड़ेगा ही। आज ब्राह्मण बिना वेद पढ़े द्विवेदी त्रिवेदी और बिना सैन्य ज्ञान के क्षत्रिय पेट से पैदा हो रहे हैं। इतिहास से जानकारी मिलती है, जानकारी से जागृति आती है, जागृति आने से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सुशिक्षित होते हैं, सुशिक्षित होने से संगठित हुआ जा सकता है, संगठित लोग ही शक्तिवान हो सकते हैं। जो कौम, संगठन, समाज शक्तिवान होगा वही शासन सत्ता पर काबिज हो सकता है। इसलिए समाज को संगठित करने के लिए अपने इतिहास एवं संस्कृति की सही जानकारी होनी चाहिए। समाज तभी संगठित होगा जब मानसिक गुलामी से आजाद होगा। मानसिक गुलामी से समाज के लोग तभी आजाद होंगे जब वे अज्ञानता को अपनी शान समझना छोड़ देंगे। ऐसा तभी होगा जब हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को समझने की मानसिकता विकसित करेंगे। अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज के लोग तभी अपनाएंगे जब हम अपने उन लोगों पर विश्वास करना शुरू करेंगे जो उनके अपने हैं, अपने समाज से हैं। ओबीसी समाज की दशा तभी बदल सकती है जब हम ओबीसी महापुरुषों की दी हुई दिशा की ओर बेहिचक चलना शुरू कर देंगे। सत्य को कुछ समय तक छुपाया जा सकता है लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता। भारतीय इतिहास में भारत की मूलतः 2 संस्कृतियों, विदेशी आर्य और अनार्य संस्कृति की लड़ाई का इतिहास है। अनार्य संस्कृति पिछड़े दलितों की संस्कृति है जो विज्ञानवाद, सत्यवाद, नैतिकवाद, कर्मवाद तथा प्रकृतिवाद के सिद्धांत पर टिकी हुई है। आर्यों ने अपने धर्म ग्रंथों में आर्यों के प्रमुखों को कथित देवी, देवता, ईश्वर व भगवान मानने व भारत के मूल निवासी प्रमुखों को राक्षस, असुर, दैत्य, दानव मानने के लिए मानसिकता पैदा कर दी, जिससे पिछड़ा व दलित वर्ग हजारों वर्षों तक मानसिक गुलामी में जीवन जीता रहा है। आर्यों ने ऐसे साहित्य और मीडिया का निर्माण कर डाला और उसी के माध्यम से अंधविश्वास, भाग्यवाद और अनैतिकता को पालने पोसने का कार्य किया, जिससे देश में भ्रष्टाचार, बलात्कार और शोषण होने लगा। आर्यों ने अपने साहित्य में मूलवासियों को राक्षस, मलेच्छ, दस्यु लिखा। अशिक्षित होने के कारण भारत के लोग आर्य संस्कृति को मानने लगे और मानसिक गुलाम हो गए। आज भी हम यदि हिंदू ग्रंथों की भूल भुलैया में फंसते रहें तो बहुत बड़ा संवैधानिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछड़े वर्ग को हिंदू रैपर से संतरे की तरह ढक दिया है और अंदर अंदर टुकड़े कर दिया है तथा उनके जनबल, बाहुबल और मनोबल को तोड़कर रख दिया है। ओबीसी के ऊपर हिंदुत्व की चमक जितनी गहरी होगी, ब्राह्मणवाद उतना ही सुरक्षित होगा। ओबीसी का बिखराव ही ब्राह्मणों की सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन ओबीसी को समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण मेरी ही शक्ति से समर्थ बना हुआ है, उस दिन ओबीसी मानसिक गुलामी से आजाद हो जाएगा। आर्य लोग जिस समय भारत में आए तो उनको यहाँ की द्रविड़ संस्कृति से टक्कर लेनी पड़ी और उन्होंने द्रविड़ संस्कृति को नष्ट करके आर्य संस्कृति को जन्म दिया। भारत की अधिकांश जनता धार्मिक देवी देवताओं पर विश्वास करती है, परंतु किसी वैज्ञानिक बात को समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगाती। जब तक इस प्रकार के अंधविश्वास चलते रहेंगे तब तक सामाजिक विषमता दूर नहीं हो सकती। जाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जातियां रहते हुए भी सामाजिक एकता हो सकती है यदि ऊंच नीच और छुआछूत की भावना मिटा दी जाए। अब हमारे घर द्वार इतने नजदीक बन चुके हैं कि अलग नहीं किए जा सकते। यह सामाजिक एकता का ही प्रमाण है। वेद आज की दुनिया के लिए एक व्यर्थ का साहित्य है। वेदों में कोई ऐसा तत्व नहीं मिलता जो भारत की गरीबी दूर कर सके। वेदों में केवल ब्राह्मण और यज्ञों की प्रशंसा की गई है। ये मनुष्य को कोई आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं पहुंचाते हैं, अपितु सामाजिक विषमता अवश्य उत्पन्न करते हैं।
मंदिरों में देवी देवताओं के ऊपर का चढ़ावा एक प्रकार का ब्राह्मण के धर्मोपार्जन का साधन है। किसी भी धनवान ने धन चाहे जैसे पाप कर्म से पैदा किया हो, एक ब्राह्मण उसे सत्कर्म बताता है और कहता है कि तुम्हारे पिछले कर्म बहुत अच्छे थे, तभी आपको यह धन प्राप्त हुआ। दोस्तों, अब हम आपको कावड़ यात्रा को लेकर चंद्रशेखर आजाद उस बयान के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा, मेडिकल सहायता और आधुनिक टेंट सिटी की व्यवस्था हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। भक्ति का यह उत्सव हमें समाज में शांति और सद्भाव का संदेश देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ये यात्रा न केवल हमारी आस्था को मजबूत करें, बल्कि हमारे समाज को भी जोड़ें। मैं विशेष रूप से हमारे युवाओं से अपील करता हूं कि वे इस यात्रा में भाग लेते समय शिक्षा और आत्मसम्मान को भी महत्व दें। बाबा साहेब ने हमें सिखाया है कि शिक्षा और मेहनत ही वह रास्ता है जो हमें सशक्त बनाता है। भक्ति के साथ साथ हमें अपने समय और ऊर्जा का उपयोग अपने परिवार, समाज और देश की प्रगति के लिए करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां आस्था और विकास एक साथ चले, जहां हर नागरिक सशक्त और समृद्ध हो। ये रहे चंद्रशेखर आजाद के इस बयान का बयान। साथियों, आप सबको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे बहुजन समाज के लोगों तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही साथ आप भी बताएं कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।